इस वक्त की बड़ी खबर जानिए आप। दिल्ली में एक बार फिर से मुख्यमंत्री और एलजी के बीच टकराव बढ़ता हुआ दिख रहा है। बड़ी खबर यह है कि एलजी ने दिल्ली सरकार की एक्साइज नीति की सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। एलजी कह रहे हैं कि इस नीति के चलते लोगों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई और नियमों का उल्लंघन किया गया। हम सीधे रुख करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी दीपक रावत इस वक्त मौजूद हैं। दीपक, दिल्ली सरकार की एक्साइज नीति की सीबीआई जांच की सिफारिश क्यों कर रहे हैं एलजी साहब? क्या अनियमितता इसमें सामने आई है? जी देखिए, एलजी के हवाले स्रोतों के हवाले से जो खबर मिली है एलजी ऑफिस से, वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जब उन्होंने पूरी रिपोर्ट इसको लेकर पढ़ी है, जो 2021 और 22 को लेकर नई एक्साइज पॉलिसी अभी हाल ही में दिल्ली सरकार ने शुरू की थी, उसमें कई सारी अनियमितताएं पाई गई हैं। उसमें कई सारे ऐसे नियम हैं जिनको फॉलो नहीं किया गया है और किसी विशेष को लाभ पहुंचाने की कोशिश की गई है। इसमें साफ तौर पर एलजी ने ये कहा है। तो इसमें किस तरीके की खामियां हैं, इसमें पूरे मुद्दे पर जांच होनी चाहिए। यही वजह है कि एलजी ने अब सीबीआई को कहा है, सिफारिश की है कि इसमें जल्द से जल्द इंक्वायरी हो कि किन लोगों को फायदा पहुंचाया गया है, किस तरीके से। तो दीपक रावत, ये कहा जा सकता है कि एलजी साहब जिस तरीके से दिल्ली सरकार की अब इस एक्साइज नीति की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश कर रहे हैं, मतलब ये मामला तो सीधे सीधे टकराव का बनेगा। अब तो मुख्यमंत्री केजरीवाल और एलजी सक्सेना साहब बिल्कुल आर पार का मामला बनता हुआ नजर आ रहा है। ये तो जी, साफ तौर पर जिस दिन से उपराज्यपाल आए हैं उसके कुछ दिन बाद से ही ये चीजें शुरू हो गई थी। पहले उन्होंने कई सारी मीटिंग्स बुलाई, सरकार को बिना बताए अधिकारियों को बुलाया, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट के रहे हों, उस डिपार्टमेंट के मंत्री को सूचित नहीं किया गया। दिल्ली सरकार ने इसको लेकर आरोप भी लगाया कि एलजी इस तरीके की मीटिंग आखिर क्यों कर रहे हैं, उनको जानकारी क्यों नहीं दी जा रही है। अभी हाल ही में सिंगापुर की यात्रा से जुड़ा मामला था, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सिंगापुर जाना था वर्ल्ड समिट में शामिल होने के लिए। उसकी फाइल को भी एलजी ने खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि यह मेयर से जुड़ा हुआ समिट है, इसमें मुख्यमंत्री के जाने की जरूरत नहीं है। इसको लेकर भी आम आदमी पार्टी ने काफी सारे सवाल उठाए कि आखिर क्यों जानबूझकर उनकी फाइल को रुका गया, क्यों उन्हें नहीं जाने दिया जा रहा। तो ये तीसरा बड़ा मुद्दा है जब दिल्ली के उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच बड़े टकराव की स्थिति बनती हुई नजर आ रही। तो लगातार अब जो एक के बाद एक घटनाएं हो रही है, एक के बाद एक जो मामले आ रहे हैं, उससे साफ हो गया है कि जो दिल्ली के नए उपराज्यपाल आए हैं उनके और दिल्ली सरकार के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। आप रहिए मेरे साथ दीपक, मैं आपके पास लौटूंगी। इस बीच हमारे साथ बीजेपी के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा साहब मौजूद हैं। अच्छा, सिरसा जी ने ही ये शिकायत एलजी साहब को की थी, तो जरा सिरसा जी का रुख करते हैं और उनसे समझते हैं कि दिल्ली सरकार की नई एक्साइज नीति जिसकी सीबीआई जांच की एलजी साहब ने सिफारिश कर दी है, इसमें क्या शिकायत थी? मूल रूप से आपने किस अनियमितता की ओर ध्यान दिलवाया था सिरसा साहब? देखिए, मैं आपको पहले ये जानकारी देना चाहता हूँ है क्या दिल्ली एक्साइज पॉलिसी में फ्रॉड क्या क्या हुआ है। जी, 3 बड़े फ्रॉड दिल्ली एक्साइज पॉलिसी में हुए। सबसे पहला फ्रॉड की अगर बात करूं पॉलिसी बनाते वक्त, तो क्या किया गया, जो एक कमेटी बनी थी और खास तौर पर एक कैबिनेट मिनिस्टर्स की एक कमेटी बनी थी, जिसके अंदर हाई पावर कमेटी थी मिनिस्टर्स की, और उसने जो रिकमेंडेशन दी उससे पहले, क्योंकि कैबिनेट ने अप्रूवल दे दी थी पॉलिसी के ऊपर, उसके बाद कोई भी मिनिस्टर अपने मर्जी से अमेंडमेंट नहीं कर सकता जिस चीज की कैबिनेट की अप्रूवल आ गई हो। अप्रूवल के बाद भी उसके अंदर एक लाइन लिखी गई कि जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हैं उन्होंने कुछ और सिफारिशें की, उसके चलते इसको अमेंड किया गया। तो आप समझ लीजिए कि कैबिनेट की अप्रूव की हुई पॉलिसी को कुछ भी अमेंडमेंट जो है वो कैबिनेट ही कर सकती है। एक दूसरा क्या किया कि उसके अंदर खुद ही उस पॉलिसी में जो बेसिक उसका जो अक्स था वो ये था कि कोई भी होलसेलर, रिटेलर या मैन्युफैक्चरर, तीनों अलग अलग रहेंगे। कोई भी एक आदमी 2 काम नहीं कर सकता। मान लीजिए अगर एक रिटेलर है तो होलसेलर नहीं हो सकता, होलसेलर है तो मैन्युफैक्चरर नहीं हो सकता, मैन्युफैक्चरर है तो वो रिटेलर नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे तीनों काम एक ही आदमी के पास दिए गए। जैसे एक कंपनी है बड़ी पंजाब बॉटलर, अब उनके पास होलसेल का काम भी है और उनके पास एयरपोर्ट का जोन नंबर 32 रिटेल में भी है, उनके पास मैन्युफैक्चरिंग भी है और होलसेल KJASJM के नाम से उनके पास होलसेलर भी है। इसी तरह एक कंपनी और है महादेव वाइन्स, महादेव वाइन्स के पास फैक्ट्री भी है ब्रॉन्सन बेवरीज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, और उनका होलसेल है महादेव वाइन्स के नाम से। तो महादेव के पास रिटेल भी और मैन्युफैक्चरर भी है और महादेव होलसेलर भी है। इनके सिर्फ नाम बदले गए, इनके पीछे एक ही मालिक, एक ही ऑफिस, तो एक तरह की मोनोपोली गई। और तीसरी बात किया गया होलसेलरों के लिए फिक्स अमाउंट किया गया कि 12% आपको फिक्स मिलेगा हर होलसेलर को। ना रिटेलर के लिए किया गया, मैन्युफैक्चरर के लिए किया गया, केवल होलसेलर के लिए। क्यों? क्योंकि होलसेलर के माध्यम से, क्रेडिट नोट के माध्यम से पैसे लिए जा रहे थे। तो ये एक बड़ी संयोजित तरीके से उन्होंने एक गेम बनाई
और जिसके परत दर परत खुलती गई, और उसमें तो बड़ा। तो सिरसा साहब आपने ये जो 3 पॉइंट्स गिनाए हैं, आपकी बात के साथ अगर मैं जाऊं तो इससे तो ऐसा लग रहा है कि सीधे सीधे ये एक्साइज पॉलिसी के जरिए दिल्ली सरकार का बड़ा भ्रष्टाचार है जो आप उजागर कर रहे हैं। क्या यही हो रहा है? बहुत बड़ा है। हाँ। नहीं, इससे बड़ा भी क्या है रोमाना जी, आप सुनकर हैरान होंगे। यू विल बी शॉक टू हियर, किसी ने दिल्ली में जाना ही नहीं। मुझे इस बात का बड़ा दुख और अफसोस है। दिल्ली में 165% जो एक्साइज ड्यूटी और वैट थी उसको कम करके 1% कर दिया गया, और 8,000 करोड़ रुपया कहा गया कि हम स्टेट से कलेक्ट करेंगे ऑक्शन के माध्यम से। अब क्या हो गया कि दिल्ली एक सबसे बड़ा शराब का जो ब्लैक का धंधा का एक अड्डा बन चुका है। यहाँ के सरगना जो है पूरे देश के अंदर सप्लाई कर रहे हैं शराब की, क्योंकि यहाँ पे केवल 1% एक्साइज और वैट है, और साथ में हरियाणा में 165% है, यूपी में 175% है। तो दिल्ली को एक हब बना दिया गया है शराब की बिक्री की ब्लैक करने का। तो ये अरविंद केजरीवाल ने एक बहुत बड़ा नेक्सस बनाया है। अब आप जब आपके सामने परतें खुलेंगी तो आप भी सुनकर हैरान हो जाएंगे कि ऐसा कर कोई कैसे सकता है। लेकिन अब जिस तरीके से एलजी साहब इस पूरे मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश कर रहे हैं, सर ये मामला तो फिर राजनीतिक तौर पर गरमाएगा, क्योंकि ये तो आपके आरोप हो गए ना। अब सामने आम आदमी पार्टी भी आएगी, उसकी तरफ से भी जवाब दिए जाएंगे। देखिए कुल मिलाकर अब यहाँ पर एक बार फिर से केजरीवाल बनाम एलजी ये टकराव की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। नहीं रोमाना जी, अगर कोई लूट करेगा, मैं तो आपसे एक सिंपल बात कहता हूँ, अरविंद केजरीवाल जी, मुनीष सिसोदिया इन बातों का जवाब देते हैं। अगर गलत है तो हमें बताते, लेकिन वो आके बोलेंगे नहीं। अब वो बता दें कि 12% केवल होलसेलर के लिए। रोमाना जी, आप भी काम में भी हैं, टीवी चैनल भी चला रहे हैं, क्या आपने सुना इससे पहले कि किसी एक प्राइवेट एंटिटी के लिए प्रॉफिट फिक्स कर दिया जाए कि तुम्हें 12% प्रॉफिट फिक्स मिलेगा? और किसको मिलेगा? ना तो रिटेलर को, ना तो मैन्युफैक्चरर को, केवल एक वीक वाले होलसेलर को, जिसकी इन्वेस्टमेंट भी कोई नहीं लगी, उसका 12% फिक्स प्रॉफिट दिया गया। अरविंद केजरीवाल जी बता दें ये मॉडल कहां से उठा के लेके आए? नहीं, बड़े सवाल है सर, और बड़ी मजबूती के साथ आप अपने सवाल रख रहे हैं। और ये जो शिकायत आपने की है, जाहिर सी बात है, जिस साफगोई से आपने ये तमाम बातें रखी हैं एबीपी न्यूज के माध्यम से देश के सामने, इसी शिकायत के आधार पर एलजी साहब ने इस पूरी एक्साइज पॉलिसी की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश कर दी है। इस पूरे मामले पर अब आम आदमी पार्टी सरकार के रुख का इंतजार है। आपको बताते चले, इसी मामले पर आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, जवाब दिया जाएगा। हम जवाब का इंतजार कर रहे हैं। तो आबकारी नीति की सीबीआई जांच की सिफारिश जो कर दी गई है एलजी साहब की तरफ से, कुछ सवाल जो बीजेपी की तरफ से खड़े किए जा रहे थे, वो सवाल सिलसिलेवार ढंग से मनजिंदर सिंह सिरसा ने एबीपी न्यूज पर रखे। अब इसी को लेकर सीएम केजरीवाल दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमें इंतजार है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।